वह जमीन भी मेरे कब्जा में है। देखिए सर, जमीन अगर आपके कब्जा में है तो अगर कागज उसके पास है, मेरी बात सुनिए, जमीन कागज उसके पास है और जमीन पे कब्जा आपका है, तो आप जो है 1960 के पहले वाला अगर सर्वे का पेपर अपने पास रखे हैं सर, तो ये 60 साल बीतने जा रहा है। अगर आपको 60 सालों से इसकी जानकारी थी तो आप क्या कर रहे थे? आपने इसके संबंधित मतलब अपर समाहर्ता, DCLR या हमारे समाहर्ता या फिर यहाँ के जो मतलब सिविल कोर्ट है, वहाँ पे अर्जी क्यों नहीं लगाई कि हमारे साथ ये गलत हुआ है, हमारे जो गलत लोगों को दे दिया गया? अभी तक आप इसके लिए चुप क्यों थे? जी, हमारे पिताजी को उतना अनुभव नहीं था। तो अगर अनुभव नहीं था, 60 सालों के बाद अभी अनुभव हो गया, अचानक से जाग गए? जी, अनुभव यही 10 साल पहले जानकारी। तो 10 साल पहले जानकारी हुआ, तो 10 साल पहले आपने इसका क्यों नहीं जो वहाँ पे जो है आवेदन दिया कि हमारा जो ये मैटर है? जी, तो अब इसके लिए क्या करना? तो सर अब आपके लिए इसके लिए यही है कि अगर वो आपका है और आपके साथ साथ आपके 10 लोग जानते हों, अगर यही चीज मैंने बोला कि जनप्रतिनिधियों के बीच में आपकी सभा कराई जाए, अगला जो आपका खेत जिसके नाम पे वो रखा है उसको बुलाई जाए, इसके बाद अगर सर्वसम्मत मतलब सर्वसहमति से अगर ये चीज वो कहता है कि नहीं हम इनको देंगे, तो एक जो है पंचनामा बनेगा। पंचनामा पे जो है पंचों का सिग्नेचर, साथ में जो है यहाँ के जो लोग हैं उस पे जो है मतलब सिग्नेचर करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ के जो अंचल अधिकारी हैं, बात समझ रहे ना, वो भी यहाँ पे पक्षकार बन करके साइन करेंगे कि हाँ ये गलती जो है हुआ था इन लोगों के द्वारा और मेरे सामने ये जो है सभा में जो है स्वीकारा गया और ये इनके नाम से किया जाए, तो मैं सर आपको कर दूंगा। अदरवाइज नहीं, जैसा है वैसे ही रह जाएगा। फिर रजिस्ट्री ले लें तो वो तो अलग मैटर हो गया, वो तो सीधा मैटर हो गया कि आप उससे रजिस्ट्री ले लें। बात समझ रहे ना जी? एक और मैटर बोला जाए जी, 1960 से पहले जिस जमीन का खेसरा नंबर 2201 था, वो लगभग 1 बीघा का प्लॉट। सर्वे के बाद जब प्लॉट में से जब बिक्री हुआ तो हमने 35 डिसमिल हमारे दादा लोग उसमें से रजिस्ट्री कराया। ठीक है, सर्वे नंबर चेंज हो गया, 4012 हो गया अभी वर्तमान में। वह जमीन 35 डिसमिल मेरे कब्जा में भी है, जोत में भी है, लेकिन जब दाखिल खारिज लगभग 50 साल के बाद कराए, रजिस्ट्री है केवल है, दाखिल खारिज 50 साल के बाद हमने कराया, तो वहाँ पर मात्र 11 डिसमिल बचा हुआ, 11 डिसमिल किया। सर दाखिल खारिज हो जाने के बाद फिर हम उसमें क्या कर सकते हैं? तो वो नंबर, उस नंबर में मैं बताता हूँ, मेरी बात सुने जी, मैंने वही बात बोला अभी, मतलब आप शायद यहाँ आपका ध्यान नहीं था, फिर से मैं आपका ध्यान उस पे केंद्रित कर देता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। जैसे मैंने बोला ना कि कोई जो हमारा पुराना खतियान है, इस सवाल को पप्पू जी भी सुन ले, यही सेम सवाल पप्पू यादव जी हैं, उन्होंने अभी पूछा है लाइव में, यही सेम सवाल है। ठीक है ना, जैसे कि पहला तो आपको बता दें कि मान लीजिए कि खाता संख्या कोई 1 है, उसका खेसरा संख्या 20 हुआ, उसका रकबा दे दिया उसमें 5 एकड़, तो वो खतियान है। अब खतियान किसके नाम से है ये आप समझ सकते हैं, उसके कितने वंश पीढ़ी उसमें बटी है ये आप समझ सकते हैं। मैंने जो ये चीजें बताई, अब उस पीढ़ी के बटने के बाद जो अंचल के पास रजिस्टर 2 है, आप उसके हिसाब से जमाबंदी रसीद अपना कटवाते होंगे और अपना अपना हक उसमें से लिए होंगे। उसमें जो है हमको लगता है 3 या 4 पीढ़ियां या 3 या 4 लोग उसमें जो है बंटवारा ऑलरेडी, परिवार 3-4 घर परिवार ऑलरेडी उसमें कर चुका है और उसमें फिर जो है 4-4 सब में पैदा हो गए होंगे करवाने के लिए। तो सोचिए वो कितने भागों में बटा हुआ, कितना छोटा छोटा वो टुकड़ा हो जाएगा। पेपर में वो दिखाएगा क्योंकि पुराना खतियान है तो उसमें बहुत बड़ा दिखाएगा, लेकिन सोचिए कि ऑन पेपर छोड़ करके अगर वास्तविक भौगोलिक स्थिति पे आ जाए तो सोचिए कि उस जमीन के कितने टुकड़े ऑलरेडी हो चुके हैं और फिर होने जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे बंटवारा होगा लोग उसमें टुकड़ा टुकड़ा करेगा। तो ये हम कैसे मान लेंगे आपके कहने से कि आपका है? फिर वही आपको प्रोसेस होना पड़ेगा, सेम वही प्रोसेस से गुजरना है कि आप यहाँ पे बैठिए, उनको बुलाइए, सभा लगाइए, सभा के सामने उनसे बोलिए कि ये हमारा था, आपने कैसे करा लिया। फिर वो बोलेंगे, आप उनका जो है जो साक्ष्य है वो देखिए, अपना साक्ष्य पेश कीजिए, दोनों के साक्ष्य के ऊपर यहाँ निर्णय लिया जाएगा। अगर निर्णय ढंग से आपका जमीन वो होगा तो आपको मिलेगा, और नहीं होगा सर तो फिर वापस उनको दे दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो आप उसके लिए जो है मतलब फार्म जो हम लोग देंगे उसको भरिए, आप उसको भर करके दीजिए और अपना दस्तावेज लगाइए कि नहीं हमारा है। बात समझ रहे हैं ना? उसको लगा करके हम लोगों को दीजिए। अगर वो होता है आपका वास्तविक, अगर आपका है और आपके साथ किसी ने जो है जाति किया है, तो उस आधार पे जो है हम पहले यहाँ पे देखेंगे सबके सामने, आप ही लोगों के बीच में उसका निर्णय करके और उसका निष्पादन किया जाएगा। गैर मजरूआ जमीन क्या होता है? देखिए मैम, गैर मजरूआ 2 तरीके की जमीन होते हैं। अच्छा। एक गैर मजरूआ आम और एक गैर मजरूआ खास।
गैर मजरूआ आम तो बिल्कुल प्योर सरकारी जमीन हो गया, उसमें तो कोई किसी को जो है छू नहीं सकता। गैर मजरूआ खास का मतलब हुआ कि सार्वजनिक रूप से नहीं, लेकिन फिर भी वो सार्वजनिक रूप से, जैसे मान लीजिए कि मतलब बहुत पहले एक राजा हुआ करते थे, उनका एक जो है हवेली हुआ करता था, उस हवेली तक जाने के लिए बहुत लंबा चौड़ा रास्ता हुआ करता था, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती गई, उसमें बहुत सारे घर बनते चले गए और वो जमीन जो है उन्हीं के नाम पे रह गया, बात समझ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे लोग रह गए, तो सरकार ने उस जमीन को जो है सरकारी घोषित कर दिया। आम रास्ता जो है सबके आम सहमति से उसको जो है कर दिया गया कि नहीं ये उनका खास जमीन है, लेकिन फिर भी ये सार्वजनिक तौर पे जो है चलेगा, मतलब इन्होंने उसको दे दिया। तो उसको जो दिया है वो उस पे यूज कर सकता है। वो गैरमजरूआ खास जमीन को भी अगर कोई चाहे कि हम, अब जैसे कि मान लीजिए कि राजा ने आपको दे दिया यूज करने के लिए और आप सोचिए कि हम उस गैरमजरूआ खास को किसी और के नाम से बेच दें, तो वो नहीं होगा ना, वहाँ पे आपकी रजिस्ट्री होगी और गलती से जो है आपने जो है ऐसा कर दिया तो दाखिल खारिज नहीं होगा। और जहाँ अगर आप इस चीज का प्रोसेस बढ़ाएंगे तो वापस वो सरकार के पास जमीन चली जाएगी, क्योंकि अब वो न राजा है और न उनकी जमीन, टोटल जो है बिहार सरकार ही राजा है। तो राजा के डेट में, अभी आज के डेट में राजा कौन है? बिहार सरकार। तो राजा के पास राजा की जमीन आ जाएगी, यानी कि बिहार सरकार के पास बिहार सरकार की जमीन आ जाएगी। राज्यपाल के नाम से यहाँ की जमीनें होती हैं। बिहार सरकार का मतलब ये हुआ यहाँ के गवर्नमेंट के गवर्नर, जैसा कि अभी सर बताया तो चलेगा क्या? जी मेरा क्वेश्चन था कि जैसे 1 बीघा का प्लॉट, हमने आपसे बोला सर वही चीज, आप ध्यान नहीं समझ पा रहे। जैसे सुनिए ना, इनका 1 बीघा का प्लॉट 35 डिसमिल अगला का है, 70 डिसमिल उसमें जमीन है, हमको 11 डिसमिल दाखिल खारिज हुआ, जमीन है उतना। मेरी बात सुने, मैंने नंबर में जवाब दिया है कि अगर आपके पास उसका दस्तावेज है कि आपके पास 35 डिसमिल जमीन है तो आप हमको फार्म भर के दीजिए, हम यहाँ निष्पादित करेंगे। ये वाला है मेरे पास, दे दिया, आपने ध्यान नहीं दिया। ये वाला भी है प्लस और नंबर मेरे पास। हमने भी बोला, आपने ध्यान नहीं दिया। सर फार्म भरिए, हम आपको फार्म देंगे भरने के लिए, इसी के लिए नहीं सर्वे हो रहा है कि यहाँ हमने क्या बोला कि अगर किसी के साथ जाति हुई है तो वो यहाँ पे आए और यहाँ पे फॉर्म भर करके ये हमको दे अपने दस्तावेज के साथ, ठीक है? हाँ ठीक है। और हम पीछे से ले रहे हैं। आप समझ गए होंगे ना? सर मेरा सवाल है कि जमीन रजिस्ट्री हो चुका है, चौहदी में जो नाम है तो चारों बगल के चौहदी में पूर्व रास्ता है, वहाँ पर किसी का नाम दिया गया है, रास्ता छुपाया गया है, उसके लिए क्या करना होगा? अगर रजिस्ट्री जो है एक समझिए कि मजिस्ट्रेट के द्वारा ही होता है, बात समझ रहे हैं ना? तो पहले तो जो है आपको उसी समय जब आपको पता चला तो आपको उसके ऊपर आपत्ति वहाँ पे दिखानी चाहिए थी। ये कब की बात है, कितनी पुरानी जमीन है? वही 15 बरस पहले का। अब सोचिए 15 बरस से क्या कर रहे थे सर? आप सो रहे थे? उसके लिए करना क्या होगा? अब करना क्या होगा? अब कुछ कर सकते हैं क्या? कोई रास्ता है? आप जो है मेरी बात सुने, अगर वो रास्ता है, अगर वो रास्ता है तो रास्ता होगा तो वो आम रास्ता होगा, बात समझ रहे हैं ना? और आम रास्ता पे किसी का नाम दर्शा दिया जाएगा तो उसका जमीन नहीं हो जाएगा, बात समझ रहे हैं ना? अगर वो आम रास्ता है, आम जमीन है तो वो जमीन किसी और का हो नहीं सकता। तो सरकारी जो रास्ता है तो अब सरकारी रास्ता है तो वही बात मैंने बता दिया कि सरकार की जमीन पे तो कोई नहीं दखल दे सकता है सर, तो वो कैसे दे देगा? जमीन पे अगर उसका है तो उसके ऊपर जो है हम तो बस यही कर सकते हैं ना कि उसको बोलेंगे कि भाई ये सरकारी जमीन है, ये आपका नहीं है, हम पेपर बना के उसको दे सकते हैं। तो लड़ने की बात तो हम सब नहीं, खाली हम नहीं करा सकते, ये प्रशासनिक पदाधिकारी लोग कराएंगे। लेकिन अगर ऐसा है तो हम उसकी जांच करके अगर सरकार की जमीन है तो उस तरफ आपका जो है नक्शा दिखा देंगे, आपको जो है बनवा देंगे कि वो जो है सरकारी रास्ता है, ठीक है? अगर कोई खतिहानी जमीन है और उसको किसी और ने बेच दिया, मैम खतियानी जमीन को किसी और ने कैसे बेच दिया? अब पता नहीं, गांव में होता रहता है ये सब। तो इतना दखल भी भ्रष्टाचार बहुत है। नहीं तो वो जो बेचा है ना और जो खरीदा है, सीईओ कर्मचारी वगैरह ये सब पैसे लेके मैनेज एक्चुअली करते मैम हैं। मैं ये नहीं बोल नहीं बोल सकते, लेकिन बंदोबस्ती सरकारी जमीन पे अगर बंदोबस्ती करा ली जाती है तो कहीं न कहीं से तो भ्रष्टाचार दिख रहा है। अच्छा, आपका सवाल ये, चूंकि इन्हीं का सवाल नहीं है, ये पीछे से लिए जी मैम, सवाल है तो आप पूछेंगे। जी मैम, जी मैम।
बहुत जगह पर हम देखते हैं कि एक मोहल्ला बसा हुआ है, मोहल्ला बसा हुआ है, कम से कम 25-50 घर है। वहाँ पर उन लोगों को जाने में के लिए निजी होकर भी वर्तमान में जा रहे हैं। वो मोहल्ला वाला चाहते हैं कि ये निजी होकर हम जा रहे हैं, वो निजी वाले हमको नहीं जाने देते हैं, कहते हैं कि नहीं ये मेरा निजी है, लेकिन उसके आगे उसका 25-50 घर बसा हुआ है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसका सोल्यूशन है कोई? सोल्यूशन तो ये सरकार ही जो है पहले से दे रखा है, लोगों को सब शायद इस बारे में जानकारी नहीं होगी। आप किसी का रास्ता नहीं रोक सकते, चाहे वो आपका निजी जमीन हो या सरकारी जमीन अच्छा, हो, ऐसा है क्या? आपको रास्ता उसमें देना ही पड़ेगा। ये अलग मैटर है कि आप उसके बीच सुलहनामा करा करके कुछ उसको पैसा दे करके रजिस्ट्री करवा लें उस जमीन को 2500 घर मिल करके, और नहीं तो वो जो है सरकार के द्वारा जो है उसको रास्ता दिया जाएगा, दिया ही जाना है। बिना रास्ता कोई घर कैसे रह सकता है? उसको देना है। आगे कहना है सर, सड़क जहाँ अभी वर्तमान में दिख रहा है, लोग आ जा रहे हैं उस पर, लेकिन नक्शा में वो नहीं दिख रहा है, वह किसी के निजी होकर जा रहे हैं। सर देखिए मेरी बात सुनिए, जो सड़क की हम सिर्फ जमीन से रिलेटेड बातें आपको बता सकते हैं, सड़क से विषय में आप नहीं बता सकते। सड़क की जमीन परिवहन विभाग की है, हम जमीन बता सकते हैं, सड़क क्या है ये नहीं बता सकते। आगे बताते हैं, सरकारी जमीन पर कोई पक्का का मकान बना लिया है। नहीं, इससे पहले वाला सवाल रिपीट कीजिए सर, जो है पूछना चाह रहे थे। अच्छा, हाँ, ये मैं अभी सड़क पर हम लोग आ जा रहे हैं। हाँ, वो सड़क है। हाँ, अभी सड़क है, आ जा रहे हैं, लेकिन वो किसी के निजी में है, नक्शा में नहीं है, नक्शा में नहीं है, लेकिन सड़क का रूप 10 फीट है, वर्तमान में दिख रहा है 10 फीट, लेकिन वह बोल रहे हैं कि निजी में है, निजी में है, हमारा ये निजी है, लेकिन लोग आ जा रहे हैं वर्षों से। तो उसके लिए जब सर्वे होगा तो उसमें वो लोग क्या करेंगे? उस सर्वे में होगा तो वो हमारे जैसे पहले बता चुके हैं कि इसमें हवाई सर्वेक्षण ने एक नक्शा तैयार कर दिया है। अच्छा, तो उस नक्शा में ये दिखने लगा होगा कि वो सड़क आ गया, तो वो सड़क आ गया तो उसको बिहार सरकार के नाम पे उसका खाता खोला जाना है। अब इसमें ये नया खाता खोला जाना है, तो इसे आपसी सहमति से हो सकती है या बिहार सरकार के जबरदस्ती भी करके वो रोड का जमीन वो ले सकती है। इसमें तो बना ही रहा। हाँ, वो बिहार सरकार के अंदर में आ जाएगा। उसमें सहमति ये हो सकती है कि जितने लोग का जमीन आता है वो एक रजिस्ट्री पर वो बना के अपना साइन कर दें कि हाँ इसे हम स्वेच्छा से रोड अपने डेवलपमेंट कार्य के लिए इसको हम स्वेच्छा से सरकार की ओर दे रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर रोड वहाँ बना हुआ है तो वो बिहार सरकार के नाम पे कर दिया जाएगा। किसी का सरकारी जमीन बना लिया है, उसके लिए क्या करना? क्या वो करना? सरकारी जमीन है और उसकी बंदोबस्ती भी करवा ली है। सरकारी जमीन की बंदोबस्ती तो सरकार की जमीन है तो सरकार की ही रहेगी। वो बंदोबस्ती भी करवा लिए हैं तो वो सरकार की है, उसका हमारे पास रिकॉर्ड है सारा, हमारा पास बंदोबस्ती का सारा रिकॉर्ड है। तो उसमें वो दखल करके और उनका अभी के सर्वे में अगर ये इस चीज को नहीं बोला गया, क्योंकि लोग होते दबंग होते, गांव वाले चुप हो जाते हैं, और अभी के सर्वे में फिर उसके ही नाम से दिखा दिया, तब तो गया सरकारी जमीन। हाँ, तब चला जाएगा। हम लोग इसीलिए बैठे हुए हैं, मेरा काम यही है सरकारी जमीन का खाता खोलना। तो कोई नोट कर रहे हैं इस चीज को? मान लीजिए हम लोगों ने दिया कुछ, या हमें पेपर कहाँ देने होंगे उस चीज को तुड़वाने के लिए? हमारे शिविर कार्यालय में, हमारा शिविर कार्यालय जो है सोनबरसा प्रखंड परिसर में जो बाल विकास परियोजना का ऑफिस है ना, जस्ट उसके बगल वाला। सरपंच साहब, सरपंच लिखिए, हम लोग उसका खाता खींच रहा और बताएंगे कि इसको बंदोबस्त करवाया गया। हाँ। और उसकी बंदोबस्ती टूटनी चाहिए जी। और वो सरकार की जमीन है, सरकार के नाम से कंटिन्यू होना चाहिए, चाहे उस पर 3 मंजिला बना लो या 4 मंजिला बना लो, एकदम लिखिए और शिविर में पहुंचाइए। शिविर कब तक चलेगा? जब तक सर्वे काम नहीं। आप लोग भी सब सुन लीजिए, अगर आपको भी ऐसी जमीन का पता चलता है जो आपके पंचायत, आपके गांव में है, वो सरकारी जमीन रही है और सरकारी जमीन को किसी ने बंदोबस्ती करा ली है, तो वह बंदोबस्ती अभी टूट सकती है कि सर्वे में, इस सर्वे में जो आएगा फिर वही कंटिन्यू हो जाएगा, उसी की जमीन मानी जाएगी। तो जो लोग भी अगर अपने आसपास ऐसी चीजें देख रहे हैं, वो चाहते हैं कंप्लेन करना, तो उनके ब्लॉक में ये सर्वे अभी बिहार में चल रहा है और जब तक ये सर्वे पूरा नहीं हो जाएगा तब तक चलेगा। तो ऐसे सर्वे को अगर देख लें, क्योंकि इस बार जो रह गया वही रह जाएगा।
इस बात पर भी खास ध्यान रखने की जरूरत है कि कर्मचारी और ब्लॉक के अधिकारी यहाँ भ्रष्टाचार न करें। पंचायत के द्वारा रिटर्न में लिख करके ये चीज दिया जाए। तो सभी जो व्यूअर्स देख रहे हैं और हमारे पंचायत के लोग, अगर आपकी जानकारी में है कि सरकारी जमीन थी और उसको लोग कब्जा करके 2 मंजिला 3 मंजिला मकान बना लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कंप्लेन जाने से। और एक आम आदमी भी जाके उस पर कंप्लेन डाल सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि पंचायत की तरफ से जाए। आप लोगों को जानकारी है, जाइए, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, आप कंप्लेन कर दीजिए। जी, मान लीजिए कि प्लॉट है 10 कट्ठा का और किसी और के नाम पे है, वो जमीन मालिक को भी पता नहीं है, उस जमीन पे आता नहीं है, कोई आदमी अपना अवैध रूप से कब्जा करके घर बना लिया, तो उसको भी तो तुड़वाया जाता है। देखिए सर, वो तो सरकारी जमीन का मतलब सर बिहार सरकार के नाम से हो, अगर बिहार मेरी सरकार बात के नाम सुने, से जमीन नहीं मेरी है, बात सुने, मेरी बात तो उसका क्या निदान? आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि शायद ये आपको पता नहीं होगा, इसलिए आपने ये बोला। सरकारी जमीन का मतलब सिर्फ बिहार सरकार ही नहीं होता। वो मैम वो क्वेश्चन था। सरकारी जमीन का मतलब सर सिर्फ बिहार सरकार ही नहीं होता। भूदान यज्ञ कमेटी एक अलग जो है कमेटी है, जिसको बिहार सरकार में होते हुए बिहार सरकार से अलग माना जाता है, और उसके पास बहुत सारी जमीनें है, बिहार सरकार से ज्यादा जमीनें हैं, ये आपको बता दें, जिसकी जमीनों का इस्तेमाल बिहार सरकार कभी कभी किसी न किसी अपने सरकारी कार्यस्थल या सरकारी जो है मतलब वर्क के लिए उसका उपयोग करता है। ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे जमीनें सिर्फ बिहार सरकार बोल देने से बिहार सरकार नहीं है, जैसे कि उसमें बहुत सारा विभाग है। भारत सरकार का भी जो जमीन यहाँ पे है, वैसे तो छोटा हिस्सा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। और दूसरा जो है मतलब कुछ ऐसी जमीनें हैं जिसका कोई नामो निशान नहीं है। अगर लोग सोच रहा होगा कि इसका नामो निशान नहीं है और इस पे हम दखल किए हुए हैं तो ये मेरा हो गया, तो ये उनकी गलतफहमी है। कहीं ना कहीं किसी न किसी सरकारी रिकॉर्ड में उस जमीन का नाम दर्शित है। जी, मेरा कहना है कम से कम वो जो प्लॉट मैंने है, वो बताया ना कि सरकार सर को जाना चाहिए। जब पार्ट बाय पार्ट एक एक आपके टोटल जमीन का सर्वे होगा सर, तो वो भी इसमें आ जाएगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आपके पास जो जमीन है, आप सारे जमीन का डिटेल देंगे। मेरी बात आप सुने होंगे शायद, तब तो आप थे ना। अच्छा, खतियान में 8 डिसमिल है और नक्शे में 18 डिसमिल है, तो क्या करना होगा? मैम अगर ऐसा जमीन होगा, सौरभ जी पूछ रहे हैं, अगर ऐसा जमीन उनका है तो उनको बताया जाए कि अगर उनका खुद का जमीन है और उनके पास उसका पेपर खतियान में नहीं है, तो उसके नाम से उन्होंने रसीद अब तक क्यों नहीं कटवाया? मलगुजारी तो उनको देना चाहिए था ना टोटल जमीन का। अगर उन्होंने नहीं दिया तो ये उनका जमीन नहीं है, तभी तो। दूसरी बात ये है कि अगर उनका क्या है कि उसमें जब यहाँ अपना जो फॉर्म प्रपत्र 2 हम लोग भरवाएंगे तो उसके तहत वो भर करके दें, और जैसा प्रोसीजर होगा उस हिसाब से उनको जो है फॉलो करना होगा। फिर देखा जाएगा आसपास के जो लोग हैं, जो चौहद्दी है और जो है बहुत सारी चीजें हैं, सब सत्यापित करने के बाद अगर उनका पाया जाएगा तो उनको मिलेगा, नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि फिर ठीक है। अगर है उनका वास्तविक अगर है तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर है तो फिर अभी तक उन्होंने रसीद क्यों नहीं कटवाया, फिर आखिर उसको छुपा क्यों रखा? अपने निजी हित के लिए सरकार के आंख में धूल झोंकने का काम। तो सरकार के आंख में धूल लोग खुद झोंकते हैं और उनके साथ गलत होता है तो फिर लोग सरकार को दोषते हैं। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है, मान लीजिए पूरी 3 भाई है और 2 भाई पूरा जमीन को बेच चुका है, तो उस आदमी को हिस्सा नहीं मिल सकता है? सर अगर आप 2 भाई हैं, 3 भाई हैं और आपके जमीन को आपका भाई बेच दिया तो वो आपके बिना, देखिए आपको बता यहाँ आ करके और इस फार्म को भर दे। जो बहुत दूर हैं उनको भी आना पड़ेगा, क्योंकि ये खेत और खतियान की बात है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी कि जिस तरीके से आपके बेटे बेटियां आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, उससे इम्पोर्टेंट आपका खेत होता है। इसलिए सबको यहाँ आना ही है। फोन पे या सोचेगा कि हम दूसरे के द्वारा ये करवा लें, तो ये कतई नहीं होने जा रहा है। उनको यहाँ आना पड़ेगा, अवेलेबल होना पड़ेगा, उनके उपस्थिति के उपरांत ही उनका खाता खोला जाएगा। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग सभी ऐसे लोगों को इत्तिला कर दें, उनको बता दें कि यहाँ सर्वे हो रहा है, आप लोग आइए, इस फॉर्म को भर करके दे दीजिए और अपना जमीन का जो है सत्यापित कराने का जब यहाँ सत्यापन का काम चलेगा तो उनको यहाँ फिर खड़ा रह करके अपने खेत में जा करके इसका जांच करवाना होगा। साथ में भर के जो देगा ना, जिन्होंने जितना रकबा या एकड़ जो भर के दे हैं उसका सत्यापन भी वो खुद करवाएंगे, और नहीं करवाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जितना खेत उनका निकलेगा सर उतना ही उनको मिलेगा। सत्यापन सर उसका घर वाला नहीं करवाएगा? नहीं सर, जो रैयत है जिनके नाम से खाता खोलना है वो खुद वहाँ अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि बाद में किसी तरीके का इफ बट किंतु परंतु नहीं चलेगा।
बाद में जो है कहेंगे कि हमारा भाई हमारे साथ धोखाधड़ी कर दिया, तो हम उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि ये सर खेत खतियान की बात है। जी पिता के नाम ऑफिस में आकर के दे सकता है। नहीं, शाहनवाज जी को तो भी यही रखते। मैम मेरी बात सुने, शाहनवाज जी का 2 गांव मिला हुआ है, इसलिए शाहनवाज जी एक गांव में अकेले मैम अगर 3 दिन यहीं दे देंगे तो ऑफिस का वर्क कैसे होगा मैम? 3 दिन यहाँ और 3 दिन वहाँ दे देंगे तो जो जमा किया हुआ कागज है वो फिर ऑफिशियल वर्क के प्रोसीजर में कैसे जाएगा? तो क्या करना, 3 दिन 2 दिन देंगे, 2 दिन यहाँ का रखा जाएगा, 1 दिन यहाँ का ऑफिशियल। 2 दिन कौन रहेगा, कौन सा? ये जो है डिसाइड करके मैम आपको जो है बता देंगे। आज ही बता दीजिए, सभी जुड़े हुए हैं, लाइव भी सुने हुए लोग हैं, प्लीज आज बता दीजिए ताकि मुझे सबको फोन नहीं करना पड़े। सोमवार और बुधवार सही रहेगा। सोमवार और बुधवार समय सुबह 10 बजे के लगभग। सोमवार और बुधवार को मतलब 11 बजे तक हम यहाँ पे आ चुके हैं। 11 बजे तक आ चुके रहेंगे। सबने सुन लिया ना? सोमवार और बुधवार को 2 दिन आपके अमीन साहब यहाँ ऑफिस में अवेलेबल रहेंगे। 11 बजे तक आप लोग यहाँ आ सकते हैं। 11 से 4 आपको यहाँ पे साहब मिलेंगे। ठीक है। और आप सभी लोगों को जो है जो महत्वपूर्ण सूचना है वो तो मिल गई होगी। किसी का अगर कोई और सवाल रह गया हो तो अभी जल्दी पूछ ले, क्योंकि अभी जो है हम आप लोगों को फॉर्म के बारे में समझाएंगे और फिर हमारे जो अमीन साहब लोग हैं आप लोगों के पास जाकर के इसको बताएंगे और यही बता देंगे कि फॉर्म जो है यही मैम के जो ऑफिस के पास फोटो स्टेट का दुकान है ना, यहाँ पे हम लोग अवेलेबल करवा देंगे। यहाँ से आप लोग इस फॉर्म का जो है कलेक्शन ले करके और फॉर्म भर के और इनको सोमवार और बुधवार को दे दीजिएगा। अगर बीच में किसी को दिक्कत पूछ सकते हैं, इनका वही नंबर व्हाट्सएप नंबर भी है, उसमें भर के आप व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं कि सर मैंने ये फॉर्म भरा है, आप इसको देख के बताइए कि अगर गलत है तो इसमें क्या संशोधन किया जाए। ठीक है। एक बार फॉर्म के बारे में बता दीजिए, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज होने वाला है, लाइव खत्म हो जाएगा तो बहुत फॉर्म के बारे में बताया जाएगा। सर एक सवाल और है। आइए फॉर्म का पहले फोन डिस्चार्ज होने वाला है। ये हमारा ये फॉर्म जो है प्रपत्र 2 है। नियम 6 उप नियम 1 के तहत रैयतों द्वारा स्वामित्व आधारित भूमि की स्व घोषणा प्रपत्र है, जिसमें रैयत जो है अपना अधिकार भर के देंगे, जिसपे उनका अधिकार अभी है, जो हम आपको दे देंगे सर। एक मिनट देता हूँ सर, देता हूँ। ठीक है। ये फॉर्म है जो प्रपत्र, ये पूरा फॉर्म देख लिया जाए, यही फॉर्म है। इसमें रैयत का नाम, सह हिस्सेदारों का नाम जो है देना है, इसमें पिताजी का नाम भी देना है साथ में। इसके बाद ये कहाँ रहते हैं, इनका अस्थायी पता, यहाँ पे इनका खाता, यहाँ खेसरा, यहाँ पे जितना एकड़ डिसमिल जो है मतलब इनका रकबा है वो, इसमें चौहद्दी होगा, इसमें जमीन का किस्म होगा कि खेतिहर है कि भीट है कि मकान है। इसके बाद जो है इसमें एक कॉलम है जिसमें लगान लिखना है, तो लगान जो है अगर आप लोग लिख पाए तो अच्छी बात है, क्योंकि आप लगान देते हैं, आप जो लगान देते हैं वो लिखें इसमें कि हम कितना जो है देते हैं पर एकड़, सॉरी पर डिसमिल। एकड़ लगान नहीं होता, डिसमिल से लगान करता है। ठीक है। इसके बाद जमाबंदी रसीद की संख्या, जो रसीद आप कटाते हैं उसकी संख्या। इसके बाद भूमि पर दावा का आधार क्या है, अपना उत्तराधिकारी का जमीन है या दान का है या मतलब खरीदा हुआ है या केवाला है या अन्य किसी जो भी रूप से, इसमें लिखना है। और अभियुक्ति में मतलब होता है कि अगर कुछ और बच गया हो जो हो उस पर लिखना दर्शाना हो, या कोई परेशानी हो, होता है ना कि हमारा जमीन सर ये पेपर हम दे रहे हैं और उस पर जो है उन्होंने मतलब जो भी चीज हो तो वो उस अभियुक्ति कॉलम में आप लोग लिख सकते हैं। साथ में यहाँ पे रैयतों का हस्ताक्षर और अंगूठा का निशान, ठीक है ना, वो जरूरी है। उसके साथ मोबाइल नंबर और आधार नंबर लिखें। ये इस फॉर्म के साथ ये फॉर्म जो है हमारे अमीन लोग आप लोगों के पास जाकर के समझाएंगे। अभी आप सभी रैयतों के पास हमारे अमीन जो हैं वो जा करके समझाएंगे। आप लोग इसको समझें और समझने के बाद ही सर यहाँ से जाएं। अपना फॉर्म ले करके, फॉर्म आपको जो है अवेलेबल करवा दिया जाएगा फोटो स्टेट के दुकान पे, वहाँ से आप लोग ले लेंगे। क्योंकि सर इतने फॉर्म मात्रा में हमारे पास नहीं है कि हम सब लोगों को एक एक दे सकें। ठीक है ना, ये चीज है। हाँ एकदम सर, एकदम। इसके बाद देखिए सर ये जो पावर बैंक बहुत रिक्वेस्ट आ रहा है जनाब सर, रुकिए ना सर, रुकिए, इतना घबराहट किस बात, बिना समझने क्या कीजिएगा।
फार्म समझिएगा तब न लीजिएगा, थोड़ा रुक जाइए फिर समझेंगे। आइए सर, ये प्रपत्र 3(1) वंशावली है, अधिनियम की धारा 5(1) के तहत इसको भरना है। ये वंशावली फॉर्म है, ठीक है, ये वंशावली फॉर्म है। इसमें जो है सीमित प्रभारी या मतलब इनका नाम रहेगा, अंचल जिला और जो स्वयं वंशावली का अर्पित कर रहे हैं उनके संबंध में रहेगा। इसमें जो है भरना है कि जो है देखिए, उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करते हैं या करते हुए कहना है कि मैं या हम लोग जो रैयत अभी जिंदा हैं, जिनका वंशावली बनवाना है, कि वो अपना नाम, इधर अपने पिता का नाम, फिर जो है अगर उनका बेटा है तो इस बेटे का नाम, फिर उनके पिता का नाम, दूसरा बेटा है उनके बेटे का नाम, फिर उनके पिता का नाम। यहाँ अगर पुत्रियां हैं और पत्नी हैं तो उस पुत्री का नाम और मतलब पत्नी का नाम, फिर निवासी, ग्राम, पुलिस थाना, अंचल, जिला, जाति। इसके बाद जो ये इसके नीचे लिखा हुआ है कि भूमि जिसको विवरण आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र 2 में अंकित है, यानी कि जो खतियान जिसके नाम से है उसमें देना है कि स्वर्गीय ये, इनके पिता स्वर्गीय ये, ग्राम ये, जो राजस्व ग्राम ये, अंचल ये, खाता संख्या, खेसरा संख्या, रकबा, लगान का उत्तराधिकारी बंटवारा के पर मतलब अर्जित करना चाह रहे हैं, बस समझ गए ना। इसी के आधार पे यही वंशावली आपको आपका उत्तराधिकार देगा। इसके साथ वंशावली का एक और फॉर्म है, लगाना है सर। ये 3 फॉर्म वंशावली में आपका रहेगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है, देख लीजिए सर, ये दिखा दीजिए एक बार। यहाँ पे जो चीजें हैं इसमें देख लें लोग कि इस वंशावली के साथ साथ अनुलग्नक याचिकाकर्ता या याचिकाकर्ताओं का वंश वृक्ष ये जो दे रहा है यहाँ इस लाइन पे पढ़ा जाए, ये जो चीज है, ये फॉर्म जो है यहाँ पे मैम के ऑफिस के बगल में जो फोटो स्टेट का दुकान है वहाँ पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा, सभी रैयत वहाँ से ले लेंगे। इसके साथ ये फॉर्म है जिसके आधार पे आप लोगों को उत्तराधिकार दिया जाएगा। ये वंशावली जो नीचे वाला फॉर्म दिखा है उसके साथ वंश वृक्ष बना करके, और फिर उस वंश वृक्ष पे जो बना रहेगा उस पे 2 का सिग्नेचर विथ मोहर, यानी कि साइन मोहर के साथ जरूरी है, करा के देगा। हमने आपको बोला ना कि हमारे अमीन आपके पास जाकर के समझाएंगे, परेशान न होइए, थोड़ा वेट कीजिए सर, क्योंकि ये हम आप ही के लिए आए हैं। बात समझ गए ना, आप जहाँ हैं वहाँ रहिए, हमारे अमीन लोग आप लोगों को जाकर के आप लोगों के बीच में समझाएंगे। हमने बोला ना, यहाँ पे बोल दीजिए कि 2 सिग्नेचर सरपंच और मुखिया का ही रहेगा। ठीक है, यहाँ 2 सिग्नेचर जो है सरपंच साहब के लेटर पैड पे वंशावली का वंश वृक्ष बनवाएंगे लोग, जो सिग्नेचर और मुहर उस पे रहेगा सरपंच साहब का, क्योंकि सरपंच साहब के लेटर हेड पे रहेगा। उसके बाद सरपंच साहब का जो लेटर हेड है उस पे जो हमारी मुखिया जी हैं उनका सिग्नेचर और मुहर करवा करके दे दिया जाए। ठीक है, ये हो गया सर। और ये इसमें देख लीजिए, ये यहाँ पे जो वंशावली के आधार पे जो हम उत्तराधिकार बांटेंगे, जो हम बता रहे थे कि कैसे हम उत्तराधिकारी, जो हम अभी बता रहे थे ना कि इस खतियान में जो वंशावली बना करके आप देंगे, ऑलरेडी उसमें उसके हिस्से जो है डिवाइड कर दिए जाएंगे, जो आप ही के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि ये फॉर्म आपको भर के देना है। तो इसमें रैयत का नाम होगा, फिर पिता का नाम होगा, अस्थायी पता, खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी और जमाबंदी रसीद की संख्या, जो आप जितने लोग हैं, जितने पुत्र पुत्री पिता हैं, इसमें इस वंशावली में भर के देना है। इसके साथ जो है इसमें अपना भी सिग्नेचर, अंगूठा का निशान, और इसके साथ जो अनुलग्न आपको कागज देने हैं, सभी लोग ध्यान से सुने। फार्म भरना तो लोग सीख लेगा, समझा दिया जाएगा। फार्म भरना तो अभी हमारे अमीन आप लोगों के बीच में जाकर के आप लोगों को समझाएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि उसके साथ जो कागज लगेगा वो फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जो इस पे लिखा हुआ है। देख लीजिए सर, दिखा दीजिए, लोग ऑनलाइन है जो भी देखेंगे। देखिए, अनुलग्नक में चाहिए मृत जमाबंदी रैयत का मृत्यु की तिथि और वर्ष। ठीक है, मृत जमाबंदी रैयत जिसके नाम से जो जमाबंदी रसीद कटता था, जो कटवाता था, उसी के रसीद को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसका मृत्यु का तिथि और वर्ष। इसके बाद जमाबंदी रसीद की संख्या, विवरणी, यानी जो मालगुजारी रसीद हम लोग कटवाते हैं उसका जो है विवरण, तो उसके साथ आप लगा सकते हैं रसीद का फोटो कॉपी। बात समझ रहे हैं ना? दादा परदादा के नाम पर मेरी बात सुने, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, सुने। ये सर हम आपको जो बोले हैं, आप क्या मतलब इस तरीके से बोले हैं कि वो तो खेत आपका रह गया तो उनका याद रखने का चीज भी आपका था
क्योंकि जो है आपने अपने लालच में जो है याद नहीं रखा ना, बुरा नहीं मानिएगा, सॉरी फॉर इस वर्ड के लिए, लेकिन सर आप लोगों को आपके पूर्वजों के कम से कम बारे में याद नहीं है, तो ये सर बहुत ही मतलब अपूर्णीय दुख है, रखना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खतियान का जो नकल जो हमने बोला, अगर ये आपके पास अवेलेबल हो तो बहुत ही अच्छा है और जरूरी चीज है, अगर अवेलेबल हो तो उसमें इसमें लगाएं। और इसके साथ जो है आवेदनकर्ताओं का अगर कोई समक्ष न्यायालय में केस चल रहा होगा और केस उसने जीत लिया है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं, तो जीते हुए डिग्री का जो पेपर कोर्ट के द्वारा आपको दिया गया है उसका ओरिजिनल कागज इसके साथ भर के लगा के देना है। इसके बाद जो है अगर जो आवेदन कर रहे हैं उनका जो मतलब हित अर्जन करने के लिए किस आधार पे वो कर रहे हैं, उसका जो संबंधित कागज है, दस्तावेज है, जैसे रजिस्ट्री डीड हुआ या फिर आपका जो केवाला का डीड हुआ, ये पेपर इसके साथ जो है लगाएंगे। साथ में जो है आवेदनकर्ता का जो है आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, उस पे मतलब अगर सेल्फ अटेस्टेड कर दें तो अति उत्तम रहेगा। ये चीजें जो है अभी आप लोगों को बता दी गई। बाकी जो है हमारे अमीन साहब लोग आप लोगों के बीच में जाकर के इस चीज को आप लोगों को समझा देंगे। सही से आप लोग उसको समझ लीजिए, तब उसको भरना शुरू कीजिए। ठीक है।